नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां पे उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो आप सभी के सामने है, आपका द इंपीरियल हाउस होल्ड। मतलब कि अभी तक हमने मुगल एम्पायर के बारे में बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कशन करा है कि मुगल एम्पायर की ग्रैंडियर कहाँ से आई, वो कौन कौन सी चीजों को प्रैक्टिस करते थे, डिफरेंट उनकी पॉलिसीज हो गई। आज हम बात करने वाले हैं कि इंपीरियल हाउस होल्ड, जो मुगल एम्पायर के अंदर जो एक इंपीरियल हाउस होल्ड था, या फिर हम बेसिकली कहें जो एम्पायर का हाउस था, जहां पे एम्पायर रहता था, रेजिडेंस था, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उस एरिया में, उस इंपीरियल हाउस होल्ड में आपके वुमेन की क्या रोल थे, वुमेन क्या रोल प्ले करती थी, उनका क्या स्टेटस था, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है कि डिस्कस द रोल प्लेड बाय वुमेन इन इंपीरियल हाउस, या फिर आपके इंपीरियल हाउस होल्ड। मतलब कि इंपीरियल हाउस होल्ड में आपके वुमेन का क्या रोल रहता था, वुमेन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, उनका क्या स्टेटस था, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिसोर्सेज के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल था उनका, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो आप देखोगे कि फर्स्ट जो चीज बात करते हैं हम लोग वो है आपका कि मुगल हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं। ठीक है, मुगल हाउस होल्ड या इंपीरियल हाउस होल्ड को डिस्क्राइब करने से पहले बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे मुगल हाउस होल्ड के अंदर एम्परर्स वाइफ, एम्परर की डिफरेंट टाइप्स की वाइफ होती थी। आप सभी जानते हैं कि जो रूलर्स थे वो पॉलीगैमी को फॉलो करते थे, तो उनकी डिफरेंट नंबर्स की वाइफ होती थी, तो डिफरेंट एम्परर की वाइफ प्रिवेल करती थी। साथ ही साथ में कॉन्क्यूकाइंस होती थी। ठीक है, अब कॉन्क्यूकाइंस क्या है, तो आप देखोगे दोस्तों कि कॉन्क्यूकाइंस का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स के वुमेन। अब यहाँ पे आप कह लीजिए कि रूलर की आप कह लीजिए मदर हो सकती हैं, उनकी फॉस्टर मदर हो सकती हैं, ठीक है, उनकी स्टेप मदर हो गई, डिफरेंट टाइप्स की उनकी वाइफ्स हो गई, उनकी सिस्टर्स हो गई, फिर उनकी डॉटर्स हो गई। तो मतलब कि कॉन्क्यूकाइंस के अंदर अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के वुमेन के बारे में बात करा है जो कि इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर प्रिवेल करते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्क्यूकाइंस के साथ ही साथ आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके एम्परर के डिफरेंट रिलेटिव्स, वो भी इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर ही प्रिवेल करते हैं। उसके बाद आप देखोगे आपके फीमेल स्लेव्स, फीमेल सर्वेंट्स, मेल और फीमेल सर्वेंट्स। तो बेसिकली जो सर्वेंट्स या स्लेव्स होते हैं ये ही आप कह लीजिए एक मेजॉरिटी होते हैं। ठीक है, कि मुगल हाउस होल्ड के अंदर यही लोग मेजॉरिटी होते हैं, यही लोग हाउस होल्ड को पॉपुलेट करके रखते हैं, क्योंकि स्लेव्स और सर्वेंट्स का जो नंबरिंग्स होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप देखोगे कि हमने एक वीडियो के अंदर बात करी थी कि जो बेसिकली जो राइज था, आपके मुगल एम्पायर का राइज क्यों हुआ था, क्योंकि उनके पास वास्ट एरिया ऑफ लैंड था। और वो एरिया ऑफ लैंड कैसे आया था, उस एरिया ऑफ लैंड को पाने की एक टेक्निक थी मैरिज अलायंस। मैरिज अलायंस करी जाती थी मुगल रूलर्स के द्वारा आपके राजपूत के साथ। ठीक है, तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द जो वुमेन थी जो आपके इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर थी वो राजपूत के यहाँ से ही, राजपूत किंगडम्स के यहाँ से ही मेजॉरिटी के अंदर आप देखोगे थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाइफ्स के बारे में। तो बेसिकली आप देखोगे कि जैसे मैंने कहा कि पॉलीगैमी फॉलो करते थे, तो डिफरेंट वाइफ्स थी, उनके बीच में डिस्टिंक्शन भी मेंटेन करके रखा जाता था। तो आप देखोगे एक टाइप की वाइफ थी जिनको बेगम कहा जाता था। ठीक है, अब बेगम कौन थी, बेगम आपके ऐसी पर्टिकुलर वाइफ थी जो कि नोबल बर्थ की थी। नोबल बर्थ मींस जो किसी नोबिलिटी के यहां से आए हो, जिन्होंने डाउरी के अंदर बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए पैसे दिए हो। तो मतलब कि जो ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करते थे उनको एक स्टेटस दिया जाता था, वो था बेगम, या फिर जो नोबिलिटी से, या फिर जो नोबल बर्थ की हो। ठीक है, जो जैसे कि कह सकते हो कि दूसरे किसी किंगडम की हो गई। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी राजपूत एम्पायर की, तो उनको एक स्टेटस दिया जाता था बेगम।
उनके बाद थी आपकी अगाज। अगाज बेगम से लोअर पोजीशन के ऊपर रहती थी। अगाज का बेसिकली ऐसी वाइफ्स होती थी जो नॉबल बर्थ से नहीं होती थी या फिर जो लार्ज अमाउंट ऑफ डॉरी नहीं पे कर पाती थी, लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को पे नहीं कर पाती थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखोगे कि जो कॉन्क्यूकाइंस हैं जिनके बारे में बात करी थी, वहां पे भी उनको कॉन्क्यूकाइंस को लोएस्ट पोजीशन के ऊपर रखा जाता है। लोएस्ट पोजीशन में मींस यहाँ पे आप देखोगे मुगल एम्पायर के अंदर मंथली अलाउंसेस दिए जाते हैं आपके वाइफ्स को, आपके कॉन्क्यूकाइंस को, स्लेव्स को, सर्वेंट्स को, सभी को मंथली अलाउंस दी जाती है मुगल एम्पायर के अंदर। तो आप देखोगे कि कॉन्क्यूकाइंस को उस लेवल पे, उस पोजीशन में सबसे ऊपर हमने बात करी, सबसे ऊपर बेगम होती थी, फिर आपकी अगाज होती थी, अगाज के बाद अगरछाज होती थी और उनके बाद आपके कॉन्क्यूकाइंस आते चले जाते थे। ठीक है, फिर लास्ट में आपके कह सकते हो स्लेव्स और सर्वेंट्स हो गए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पोजीशन थी कॉन्क्यूकाइंस की, बहुत ही नीचे पोजीशन दी जाती थी और जो अलाउंस मिलता था, जो मंथली अलाउंस मिलता था, वो किसके आप कह लीजिए बेस था, वो इन्हीं पोजीशंस को लेकर था। आपका मंथली अलाउंस आपको मिलता था या तो कैश में, साथ ही साथ आपको गिफ्ट्स भी दिए जा सकते थे, लेकिन ये वेरी करता था बेस्ड ऑन योर स्टेटस। जो स्टेटस होएगा, बेगम को सबसे ज्यादा अलाउंस और आपके गिफ्ट्स मिलेंगे, उसके बाद अगास को, फिर अगरछास को, फिर दूसरे कॉन्क्यूकाइंस को और लास्ट में स्लेव्स और सर्वेंट्स को। ठीक है, तो एक कंप्लीट हायरार्की मेंटेन करके रखी गई थी आप कह लीजिए इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप देखोगे बेगम थी, आपके अगाज थी, इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कहा है अगरछास थी। अगरछास आपके अगाज से लोएस्ट पोजीशन पे थी, मतलब कि फर्स्ट पे आपकी बेगम आती थी, सेकंड पे आपकी अगाज आती थी और थर्ड पे आपकी अगरछास आती थी। अगरछास भी आपकी वाइफ्स ही होती थी आपके एम्परर की या फिर हमको रूलर की। तो आप देखोगे ये जो अगा और अगरछा थी, पॉसिबिलिटी होती है कि ये भी पोजीशन ऑफ बेगम तक राइज कर सकती हैं। मतलब कि जो आपके अगा और अगरछा है, मतलब कि स्टैटिक नहीं था, ऐसा नहीं था कि अगर आप कह लीजिए अगच्छा है तो आप अगच्छा ही रहेंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप बेगम की पोजीशन पे भी राइज कर सको। लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड की विल के ऊपर, मतलब कि एम्परर की हस्बैंड की विल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक एम्परर चाहे तो अगच्छा या अगा को एक बेगम बना सकता है, लेकिन ये एक कंडीशन भी फॉलो करना होती है कि आपके 4 बेगम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 4 बेगम हैं तो आपके पास एम्परर के पास इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती कि वो एक अगच्छा को बेगम बना सके। अगर उनके पास पहले से ही 3 बेगम हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो अगच्छा या अगा में से किसी को बेगम का पोजीशन दे सकते हैं। मतलब कि कंप्लीटली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हस्बैंड या उनके रूलर की विल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं जैसे कहा था कि जो मेजॉरिटी लोग थे इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर, वो कौन थे, स्लेव्स, क्योंकि वही लोग सारा काम करते थे, मेजॉरिटी वही लोग थे, उन्हीं के ऊपर आप कह लीजिए किंगडम या आपका जो एम्पायर था वो डिपेंडेंट था। तो आप देखोगे स्लेव्स पॉपुलेट करते थे मुगल हाउस होल्ड को, लेकिन जो स्लेव्स थे, आपको एक बात जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि स्लेव्स के अंदर भी आपकी हायरार्की थी। आप देखोगे स्लेव्स के बीच में भी डिफरेंसेस प्रिवेल करते थे। अब ये डिफरेंसेस कैसे प्रिवेल करते थे, कुछ स्लेव्स होते थे जिनके पास स्किल्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्लेव्स होते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं। ये स्लेव कौन से होते हैं, किसी दूसरे एम्पायर को हरा दिया तो वहां से जो लोग आते थे उनको जब आप कह लीजिए ऑक्यूपाई कर लिया जाता था तो वो कौन बनते थे, वो स्लेव्स हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसे स्लेव्स जिनके पास स्किल्स है उनकी पोजीशन हायर रहती थी ऐसे स्लेव से जो सिर्फ और सिर्फ लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप कह लीजिए कि अपना लेबर दे सकते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको जो ऑर्डर दिया जाएगा वो उन्हीं के बेस पे चल सकेंगे, वो लोएस्ट पोजीशन पे होते हैं एज कंपेयर टू ऐसे स्लेव्स जिनके पास स्किल्स होती है, जो कुछ पर्टिकुलर चीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप देखोगे कि जैसे हमने बात करा था स्टेटस का या हम कहे फाइनेंशियल कंट्रोल का, तो आप देखोगे आफ्टर नूरजहां, जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां का अच्छा खासा कंट्रोल था फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर, और नूरजहां के बाद ही आप देखोगे दूसरी जो वुमेन्स थी, आपके कह लीजिए दूसरी जो मुगल क्वींस हो गई या प्रिंसेसेस हो गई या फिर
आपके और डिफरेंट जो लोग थे उनके पास अब कंट्रोल आ गया था। किसका? आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। मतलब कि नूरजहां के बाद जितनी भी क्वींस प्रिंसेसेस आई वो अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकती थी। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे शाहजहां की डॉटर, शाहजहां की दो डॉटर थी, एक थी आपकी जहानारा और दूसरी थी आपकी रोशनारा। तो बताया जाता है क्रॉनिकल्स के अंदर कि जहानारा और रोशनारा की जो एनुअल अलाउंस थी वो एक हाई मनसबदार क्या होते हैं उनके बारे में भी हम आगे जाके वीडियोस में बात करेंगे। तो एक हाई रैंकिंग मनसबदार, एक ऐसा मनसबदार जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाई रैंकिंग मनसबदार की जो अलाउंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जहानारा और रोशनारा की जो अलाउंस थी वो इक्वल थी हाई रैंकिंग मनसबदार की। जो मनसबदार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं एम्परर के लिए, तब कहीं जाके वो इतने बड़े मनसबदार बनते हैं, हाई रैंकिंग मनसबदार मिलते हैं और उनको इतनी ज़्यादा पे करा जाता है। लेकिन आप देखोगे कि जहानारा और रोशनारा को इनके इक्वली पेमेंट करी जाती थी। साथ ही साथ आप देखोगे कि जहानारा का कंट्रोल था और डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि सूरत का जो पोर्ट सिटी है, जो सूरत पोर्ट सिटी है उसकी जितनी भी ट्रेड होती थी, जितनी भी उसकी ओवरसीज ट्रेड होती थी उसका कंट्रोल था आपके जहानारा के पास। मतलब कि वहां से जितना भी प्रॉफिट आता था वो किसके हाथों में आता था? जहानारा के पास। सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ से इक्वल आपके मंथली अलाउंस मिल रही है, यहाँ से आपके पोर्ट सिटी से आने वाला प्रॉफिट जहानारा के पास आ रहा है। इसी के साथ साथ आप देखोगे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैपिटल्स के बारे में, मुगल कैपिटल्स के बारे में। तो एक मुगल कैपिटल थी दिल्ली के अंदर आपकी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद का जो आर्किटेक्चर था, जो गार्डन थे, जो कैवेनिसरीज थे, वो किसने डिजाइन करे थे? वो जहानारा ने ही डिजाइन करे थे। साथ ही साथ आप देखोगे कि आर्किटेक्चरल टर्म्स के अंदर या आर्किटेक्चरल वर्क्स के अंदर भी अब वुमेन्स का कंट्रोल आ गया था। मतलब कि अब जहाँ पे पहले किस टाइम पे क्रॉनिकल्स में हमको ऐसा नहीं दिखाई देता कि वुमेन फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन कर रही है या फिर वो किसी आर्किटेक्चरल वर्क के अंदर किसी चीज को कंट्रोल कर रही है, लेकिन अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमको दिखाई दे जाता है कि आपके जहानारा के पास पोर्ट सिटी का कंट्रोल था। वो आर्किटेक्चरल वे के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रही थी चीज़ों को, अपने कह लीजिए कि ऑर्डर दे रही थी। शाहजहानाबाद उन्हीं के डिज़ाइन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है हुमायूं नामा। एक वीडियो के अंदर हमने बात करी थी अकबर नामा और आपके बादशाह नामा के बारे में, तो सिमिलरली हुमायूं नामा भी है। हुमायूं नामा की जो ऑथर है वो आप देखोगे कि गुलबदन बेगम है। ऐसी बहुत सी क्रॉनिकल्स हैं, ऐसे बहुत सी रेयर क्रॉनिकल्स हैं जहाँ पे हमको दिखाई देता है कि जो ऑथर हो वो एक वुमेन हो, ठीक है। लेकिन हुमायूं नामा एक ऐसी ही क्रॉनिकल है जिनकी ऑथर आपके गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम आपके बाबर की डॉटर थी, मतलब कि हुमायूं की सिस्टर थी। उन्होंने आपके हुमायूं के रेन के बारे में लिखा था। सिंपली मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि वुमेन का स्टेटस अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर, उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल आ चुका था और साथ ही साथ आपके आर्किटेक्चर कंट्रोल या फिर आपके रेट टाइम, आपके लिखने तक का कंट्रोल उनके पास आ चुका था। अब वो दूसरे वर्क्स के अंदर भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका दी इंपीरियल ऑफिशियल्स। मतलब कि लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं इंपीरियल ऑफिशियल्स के बारे में, ठीक है। कि इंपीरियल ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, ऐसी कौन सी रैंक्स थी उनके पास, कौन से टाइटल्स थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राइट अबाउट इंपीरियल ऑफिशियल्स एंड देयर रोल्स। मतलब कि इंपीरियल ऑफिशियल्स के बारे में बताइए, वो कौन थे, उनको कैसे अपॉइंट करा जाता था और उनके रोल्स क्या थे, उन सभी के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर, मतलब कि ऑफिसर्स की एक फौज, उनको जाना जाता था विद नेम ऑफ नोबिलिटी। मतलब कि मुगल एम्पायर में जो ऑफिसर्स की फौज होती थी या ऑफिसर्स की जो कॉर्प्स होते थे उसको जाना जाता था विद नेम ऑफ नोबिलिटी। ये जो नोबिलिटी थी मुगल एम्पायर के अंदर, ये डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप से अपॉइंट करी जाती थी, ठीक है दोस्तों। मतलब कि
अलग अलग रिलीजन और अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोगों को अपॉइंट करा जाता था नोबिलिटी के अंदर। इसका एक बेसिक रीजन अगर बताऊं कि ऐसा क्यों करा जाता था, ताकि आप देखोगे कि कोई सा भी ग्रुप, कोई सा भी रिलीजन मेजॉरिटी में ना आ जाए, क्योंकि अगर एक रिलीजन मेजॉरिटी में आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो एम्परर को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स को अपॉइंट करा जाता था, ताकि सभी लोग डिवाइडेड रहे और कोई भी मुगल एम्परर को चैलेंज ना कर सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप देखोगे कि अब हम थोड़ी और बातें कर लेते हैं कि आपके जो एम्परर्स थे, जैसे कि अकबर के टाइम में कौन कौन था आपके नोबिलिटी के अंदर। ठीक है, फिर आप देख लीजिए कि आपके जहांगीर के साथ कौन थे, औरंगजेब के साथ कौन थे। तो ऐसे अगर बात करें तो आप देखोगे कि अकबर के इंपीरियल सर्विस में आप देखोगे कि तुरानी और ईरानियन नॉबल्स, तुरानी और ईरानियन नॉबल्स पहले से ही मौजूद थे। मतलब कि जब से अकबर की रेन स्टार्ट हुई थी, उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा था, तब से आपके तुरानी और ईरानियन नॉबल्स उनके साथ थे। उसके बाद आप देखोगे कि 1560s के बाद से आपके राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स को भी अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया गया था आपके नोबिलिटी में, अकबर की नोबिलिटी में। फिर आप देखोगे कि उनके पास जो आपके जो हिंदूज थे या हम कहें जो राजपूत थे, वो बेसिकली ज़्यादा आप कह लीजिए इंटरेस्टेड थे आपके इंपीरियल ऑफिसेस में, ऐसे ऑफिसेस जो कि एजुकेशन से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जो पहले आपके अपॉइंटी थे आपके ईरानियन इंपीरियल सर्विस के अंदर, तो आप देखोगे वो थे राजा भरमाल कछवाहा। राजा भरमाल कछवाहा जो कि अंबर से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आपके पर्सन के बारे में सुना होगा, जिनका नाम है राजा तोदरमल। राजा तोदरमल जो कि अकबर के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखोगे कि ईरानियंस को हाई ऑफिसेस प्रोवाइड करे गए थे जहांगीर के अंदर। मतलब कि जब जहांगीर की रेंज चल रही थी तो जिन ऑफिसर्स को हाईएस्ट रैंकिंग दी गई थी वो थे आपके ईरानियंस। उसके पीछे का अगर बेसिक रीजन देखें तो वो था क्योंकि जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, वो भी ईरानियन कल्चर या ईरानियन ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी। इसीलिए जहांगीर के अंडर जो हाईएस्ट ऑफिसर्स थे वो ईरानियंस थे। औरंगजेब के टाइम पे आप देखोगे कि औरंगजेब के टाइम पे राजपूत और मराठास को हाईएस्ट ऑफिसर प्रोवाइड करे गए थे, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे ये रैंक, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं रैंकिंग, ये रैंकिंग कैसे पता चलती थी, कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर नॉवल की रैंकिंग हाई है या लो है। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों कि दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन होती है। क्या होती है आपकी? दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन। अब ये न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन कौन कौन सी होती है? पहली न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है आपकी जत, ZAT। जत से पता चलता है कि एक आपके जो कह लीजिए ऑफिसर है, जो एक नोबल है, उसकी इंपीरियल हायरार्की के अंदर क्या पोजीशन है, साथ ही साथ उसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। मतलब कि जत से पता चलेगा कि आपकी इंपीरियल हायरार्की में आपकी क्या पोजीशन है और आपको कितनी सैलरी मिलेगी। दूसरी जो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है वो है सवर। सवर से पता चलता है कि आपको कितने ज्यादा हॉर्समैन को मेंटेन करके रखना है। आपके जो नॉबल्स थे उनके पास आर्मीज थी, उनके पास कंटिजमेंट्स थी, उनको मेंटेन करके रखनी पड़ती थी, जो कभी कभार प्रोवाइड भी करते थे आपके फाइटिंग फोर्स के तौर पे। तो आप देखोगे जवर का जो मीनिंग है वो है नंबर ऑफ हॉर्समैन, की एक नॉबल को कितने हॉर्समैन अपने साथ मेंटेन करके रखने। मतलब दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन है, पहली आपकी इज्जत और दूसरी आपकी जबर, जिससे पता चलेगा कि आपके एक नॉबल की इंपीरियल हायरार्की के अंदर क्या पोजीशन है, उनकी सैलरी कितनी मिलेगी और वो कितने हॉर्समैन को मेंटेन करके रख सकते हैं। हॉर्समैन के टर्म में आप देखोगे एक यूनिकनेस है जो कि आपका दाग कल्चर या हम कहें ब्रांडिंग। आप देखोगे कि जो हॉर्स थे उनको ब्रांड करा जाता था, उनके ऊपर एक दाग लगाया जाता था। दाग मीन्स एक प्रिंट, एक चीज को, एक सिंबल को प्रिंट कर दिया जाता था ताकि पता रहे कि ये इंपीरियल सर्विस का हॉर्स है और ये इंपीरियल सर्विस का हॉर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल ए और बी, दो पर्टिकुलर हॉर्स है, ए के ऊपर दाग है और बी के ऊपर दाग नहीं है, तो इससे पता चलता था कि ए इंपीरियल सर्विस का हॉर्स है और इसको एक नॉबल अपने पर्सनल यूज के लिए
यूज नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता था तो उसको फाइन या पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि जो एम्परर्स थे वो नॉबल्स के ऊपर अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए उनकी रैंकिंग्स, उनके टाइटल्स, उनके स्टेटस, उनकी सैलरी, ये सभी चीजों को चेंज करते रहते थे ताकि जो नॉबल्स है वो ज्यादा अथॉरिटेटिव ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली वही चीज है जो कि हमने बात करी थी आपके चैप्टर नंबर 7 में रायास के कंसेप्ट में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आपके जो कह लीजिए इंपीरियल सर्विस है उसको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि जो आपके पीपल थे वो देखते थे कि आपके इंपीरियल सर्विस से हम एक्वायर कर सकते हैं पावर और वेल्थ। मतलब कि एक नोबल बनकर हम पावर और वेल्थ को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग पेटिशन देते थे। मतलब कि अब बात कर लेते हैं एक नोबल। ठीक है, हमने कहा कि हम नोबल के बारे में बात करने वाले हैं, तो नोबल कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे कि तजवीज का मीनिंग है पेटिशन। मतलब कि एम्पायर के अंदर, कोर्ट के अंदर एक तजवीज दी जाती है, पेटिशन दी जाती है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या इस पर्टिकुलर परगना के लिए नोबल बनना चाहता हूं। ये मेरे आप कह लीजिए पर्टिकुलर्स हैं, क्या आप मेरे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उस पेटिशन को अपना बेस लेते हुए उसके ऊपर बात करी जाती है। ये जो आपके दिख रहे हैं आपके ऑफिसर मीर बख्शी वैसे तो पे मास्टर जनरल हैं, साथ ही साथ में मीर बख्शी ऐसे पर्सन हैं जो कि ये जो तजवीज दी गई थी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, मीर बख्शी एम्परर के सामने उस तजवीज को पढ़ते थे कि ये पर्सन है, ये इस पोस्ट को लेना चाहता है, नोबल बनना चाहता है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर तो एम्परर चाहते थे कि हाँ इसको बना दिया जाए, तो वहीं पे मीर बख्शी उनके पेपर्स को आगे सर्कुलेट करते थे, उस पर साइन करते थे, दाग होता था, दाग लगाया जाता था और वो सिमिलरली एम्परर से भी साइन करे जाते थे। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहता था जहाँ पे एक पर्सन को नोबल बनाया जा सकता था, एज अ नोबल अपॉइंट करा जा सकता था। ठीक है, तो जो पहले इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं वो हैं आपके मीर बख्शी। उनके बाद आते हैं आपके दीवान आला है आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंसेस को मेंटेन करके रखते हैं। उनके बाद है आपके सदर उस सुदूर ऐसे पर्सन हैं जो आपके ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ में जो काजी होते हैं। ठीक है, काजी मीन्स जो आपके जजेस होते हैं, उनको भी आपके सदर सुदूर ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना बेसिकली जो 3 ऑफिसर्स के बारे में मैंने बात करी है, आपके मीर बख्शी, आपके दीवान आला और दूसरे आपके सदर सुदूर, तीनों ही ऑफिसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि एक एम्परर इन ऑफिसर्स को यूज करते थे एज एडवाइजर्स। मतलब कि इन तीनों ऑफिसर्स का एक ग्रुप एडवाइस करता था एम्परर को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर ऑफिसर है जिनका नाम है तैनात रकाब। तैनात रकाब कौन है? तैनात रकाब एक पर्टिकुलर ग्रुप है। आप देखोगे एक पर्टिकुलर ग्रुप है नोबल्स का, जो कि आपके एम्पायर के अंदर ही मेंटेन रहते हैं, एम्पायर के अंदर ही रहते हैं, वो एम्पायर से बाहर नहीं निकलते। वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि बेसिकली एम्परर की फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। एम्परर अगर कभी बाहर लड़ाई पे जाता है तो जो घर पे जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज में वुमेन होती है उनको प्रोटेक्ट करते हैं तैनात रकाब। मतलब एक ऐसी फोर्स जो एम्परर के आप कह लीजिए फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप देखोगे कि इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। क्या मेंटेन करना पड़ता है? आप देखोगे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन अच्छे से हुए। तो आप देखोगे कि मीर बख्शी और मीर बख्शी के साथ बहुत से ऐसे ग्रुप्स जो कि मीर बख्शी के अंडर काम करते हैं, उनका ये काम होता है, मीर बख्शी और मीर बख्शी के ग्रुप्स का ये काम होता है कि वो सभी चीज़ों को कॉपी करे। कॉपी मीन्स सभी चीज़ों के बारे में लिखे, उनको रिकॉर्ड करे ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो इन रिकॉर्ड्स को यूज़ करा जा सके। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि एक आपका ऐसा सेंस है जिसके अंदर न्यूज़ फ्रॉम द एग्जैल्टेड कोर्ट, इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को मेंटेन करा जाता है कि कोर्ट के अंदर क्या बातचीत हुई, किस टॉपिक के ऊपर बातचीत हुई। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके कह लीजिए न्यूज़ फ्रॉम द एग्जैल्टेड कोर्ट के टॉपिक के अंदर लिखा जाता है।
ऐसे ही सिमिलरली एक और चीज़ है आपके अखबारत। अखबारत के अंदर भी अलग अलग चीज़ें लिखी जाती हैं कि आज क्या हुआ, एम्परर की तबीयत कैसी है, एम्परर ने क्या क्या काम करे, कौन कौन सी चीज़ें हुई, कोर्ट के अंदर कौन से कोर्टियर प्रेजेंट थे, कौन से एब्सेंट थे, उन्होंने कौन कौन से काम करे हैं। मतलब कि इन टोटल सभी चीज़ों के ऊपर आपके A to Z सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करा जाता था। एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को रिकॉर्ड करा जाता था और उनको मेंटेन करा जाता था ताकि आगे जाके वो हमारी हेल्प कर सके। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि फुट रनर्स का इस्तेमाल किया जाता था। फुट रनर्स कौन होते हैं? आपका एम्पायर। एम्पायर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटी में रन कर रहा है, कैपिटल सिटी में भी रन कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे कंट्री साइड में भी रन कर रहा है। तो आप देखोगे कि इस पूरे एरिया के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे लेके चलो कि कोई एक आपका नोबल ट्रेटर है तो उसके बारे में यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कि यहाँ का जो नोबल है वो अटैक करने वाला है कैपिटल सिटी पे, ये कैसे पता चलेगा। तो आप देखोगे कि फुट रनर्स मेंटेन है बीच रास्ते में, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ आती है और फिर सेंटर के ऊपर आती है। मतलब कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है, तभी वो फुट रनर्स की मदद से आपके एम्परर के पास आता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मेंटेन था बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑल्दो ये कहा जाता है कि जो सेंटर पे रूलर बैठा हुआ है वो ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉस्पर कर रहा है, उसको भी चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप देखोगे कि जो प्रोविंस या हम कहें जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहा था उसका नाम था गवर्नर। मतलब कि गवर्नर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था और गवर्नर और आपके एम्परर के बीच में डायरेक्ट लिंक होता था। एक आपका गवर्नर डायरेक्टली एम्परर को जाके बताता था कि उसकी प्रोविंस में क्या हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखोगे कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल या हम कहें परगना लेवल पर डिवाइड करके रखा जाता है। एक सब डिस्ट्रिक्ट को रूल करने के लिए 3 डिफरेंट ऑफिसर्स का काम लिया जाता है। वो है आपके कुननगो चौधरी का, या फिर आप उसको चौधरी कह लीजिए, और साथ ही साथ आपके काजी। कुननगो आपके ऐसे पर्सन हैं जो रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, रिवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि इस एरिया से कितना रिकॉर्ड आया, इस एरिया से कितना रिवेन्यू आया, इस एरिया से कितना रिवेन्यू आया। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद है आपके चौधरी, या हम कहें चौधरी। तो चौधरी का जो बेसिक आप कह लीजिए रोल है वो है कलेक्शन। वो रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। जहां पे कुननगो मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं पे चौधरी कलेक्ट कर रहे हैं। और काजी आपके लोकल जज हैं जो कि जस्टिस को मेंटेन करते हैं आपके प्रोविंशियल रीजन के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप ये देखोगे कि जहां पे मैंने कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल को मेंटेन करने के लिए 3 ऑफिसर्स की जरूरत है, आपके कुननगो, चौधरी और काजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही 3 अकेले चला पाते थे। इनके साथ इनकी अपनी अपनी टीम्स होती थी। ठीक है, इनके अपने अपने स्टाफ्स होते थे जिसके अंदर क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स, बहुत से ऐसे लोग होते थे जो इनकी मदद करते थे काम को अच्छे से फ्लुएंटली करने में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे लोकल लैंग्वेज, मतलब कि जहां पे हम देखते हैं कि हमने बात करी थी एक वीडियो में कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन लोकल लेवल पे आप देखोगे लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल भी होता है। ऐसा नहीं है कि लोकल एरियाज में आपके सिर्फ और सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमने इस वीडियो में आपके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने बात करी आपके इंपीरियल ऑफिशियल्स के बारे में कि कौन कौन से इंपीरियल ऑफिशियल्स थे, और इससे पहले हमने बात करी थी आपके इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में जिसमें हमने आपके वुमेन्स के रोल के बारे में बात करी थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।